सहारा रेगिस्तान बिना किसी अतिशयोक्ति के पृथ्वी के सबसे कठोर क्षेत्रों में से एक है, लेकिन अधिकांश लोग इस बात को किसी न किसी हद तक जानते हैं। हालांकि जो बात अक्सर कम आंकी जाती है वह यह है कि यह कितना विशाल है। ये अब तक का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और वास्तव में तुलना के लिए यह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग से लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। अब कल्पना कीजिए कि इसे पार करने की कोशिश करना छोड़िए, इसके पार कुछ बनाना कितना कठिन होगा। यही ठीक ठीक 1880 के दशक में हुआ था और इसके परिणाम भयावह थे, लेकिन केवल कठोर भूभाग के कारण नहीं। हमेशा की तरह दर्शकों को सावधानी पूर्वक देखने की सलाह दी जाती है। 1880 के दशक की शुरुआत तक यूरोपीय देशों के बीच अफ्रीका पर आक्रमण करने और उपनिवेश बनाने की होड़ तेज हो गई थी। इस अवधि के दौरान, जिसे अफ्रीका की होड़ के नाम से जाना जाता है, यूरोपीय शक्तियां महाद्वीप को अपनी मर्जी से बांट रही थीं, इस विश्वास के साथ कि उपनिवेश बनाना किसी तरह उनका अधिकार है। फ्रांस के लिए इस दौर की सबसे साहसी योजनाओं में से एक थी सहारा रेगिस्तान के आर पार एक रेलवे लाइन बनाना, जो अल्जीरिया को फ्रेंच सूडान, जो आज का माली है, से जोड़े और फिर वहां से पश्चिम अफ्रीका के समृद्ध क्षेत्रों तक पहुंचे। अगर आपको यह असंभव लगता है तो आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर कोई इसे कर सकता था तो वह व्यक्ति पॉल फ्लेटर्स था, जो इसे सच करने की चाह रखता था। अब पॉल बिल्कुल भी किसी भव्य रेगिस्तानी साहसिक यात्रा के पोस्टर बॉय नहीं थे। जब उन्हें इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए कहा गया तब उनकी उम्र 40 साल थी। उनके बाल सफेद होने लगे थे, रंग गोरा था और कद काठी औसत थी। कहा जाता है कि वे अपने आप में काफी गंभीर रहते थे और उनकी छवि एक सीधे सपाट और जिद्दी व्यक्ति की थी। लेकिन अल्जीरिया में वर्षों की कठिन जिंदगी ने उन पर असर डाल दिया था। वे पुरानी साइटिका की बीमारी से पीड़ित थे और दर्द को संभालने के लिए मोर्फीन पर काफी निर्भर रहते थे। उनका मूड भी बिना किसी चेतावनी के बदल सकता था, लेकिन शारीरिक थकावट के नीचे एक ऐसा व्यक्ति था जो रेगिस्तान के प्रति गहराई से समर्पित था, वहां के लोगों से मोहित था, उसके व्यापार मार्गों का दीवाना था और यह मानता था कि यह फ्रांस के उपनिवेश विस्तार की कुंजी हो सकता है। देखिए, पॉल के लिए सहारा सिर्फ रेत और गर्मी से कहीं बढ़कर था। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में कई साल एक सैन्य प्रशासक के रूप में बिताए, स्थानीय बोलियां सीखीं और उस भूमि का अध्ययन किया। उस दौरान उनमें यह भावना विकसित हो गई थी कि वे इस क्षेत्र को पेरिस के किसी भी व्यक्ति से कहीं बेहतर समझते हैं। तो जब यह खबर आई कि फ्रांसीसी सरकार ट्रांस सहारा रेलवे के लिए एक उपयुक्त व्यापार मार्ग की तलाश में किसी को भेजना चाहती है, तो पॉल ने इस काम के लिए जोरदार पैरवी की। वह सबसे स्पष्ट विकल्प नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे निश्चित रूप से सबसे अधिक दृढ़ निश्चयी थे। और फिर इस परियोजना का लक्ष्य किसी भी मायने में क्रांतिकारी से कम नहीं था। धरती के सबसे कठोर वातावरणों में से एक में रेलवे बनाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन सहारा में फ्रांस की रुचि कोई नई बात नहीं थी। दशकों तक अल्जीरिया के दक्षिण में फैला विशाल रेगिस्तान रहस्य, व्यापार मार्गों और फ्रांस की दक्षिणी उपनिवेशों से जुड़ाव के वादे का प्रतीक रहा था। अब तक बस इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा या शायद अधिक संभावना है कि इसे संभव बनाने की मासूमियत ही नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान के अलावा असली चुनौती वहां पहले से रहने वाले लोग थे। इनमें सबसे प्रमुख थे तुआरेग, जो एक डीली संघीयता है, स्वतंत्र बर्बर जनजातियों का एक संघ जो लीबिया से माली तक फैले विशाल रेगिस्तान में फैला हुआ था। फ्रांसीसियों के लिए तुआरेग एक बाधा थे, लेकिन पॉल के लिए, जो इस क्षेत्र के बारे में कहीं अधिक जानकार थे, वे सही तरीके से संपर्क करने पर राजनीतिक सहयोगी हो सकते थे और नाराज करने पर घातक दुश्मन भी। किसी भी स्थिति में ऐसा लगता था कि उनके पास इस भूमि के बारे में अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण था, लेकिन साथ ही यह भी एक अवास्तविक विश्वास था कि वे इन जटिलताओं को संभाल सकते हैं। ये फिर भी फ्रांसीसी कल्पना से बेहतर था, जिसमें सहारा को हमेशा मानचित्र पर एक खाली स्थान के रूप में देखा गया था, मानो वह कोई अनजाना रहस्यमय क्षेत्र हो जिसे अभी खोजा जाना बाकी हो। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग थी। तुआरेग लोग यूरोपीय उपनिवेशवाद की कहानी में निष्क्रिय पात्र नहीं थे। उनकी अपनी राजनीति थी, अपने गठबंधन थे और बाहरी लोगों की लंबी यादें थीं जिन्होंने जबरन घुसने की कोशिश की थी। और फिर खुद रेगिस्तान भी कोई निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं था, उसकी कठोर जलवायु और अक्सर उससे भी कठोर भूभाग के साथ। लेकिन इन सब के बावजूद पॉल को यकीन था कि सही दृष्टिकोण और सही नेतृत्व वाला व्यक्ति इन सब के बीच से रास्ता बना सकता है। और इस तरह फ्रांसीसी सरकार की अनुमति और आदर्शवाद तथा आत्मविश्वास के मिश्रण के साथ उसने प्रयास करने की तैयारी की।
जब फ्रांसीसी सरकार ने ट्रांस सहारा रेलवे के विचार को गंभीरता से तलाशना शुरू किया तो उन्होंने योजना को 3 मार्गों में बांट दिया, पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी। पहले 2 मार्गों की खोज में ज्यादा समस्या नहीं आई, लेकिन पूर्वी मार्ग सबसे खतरनाक था क्योंकि वह तुआरेग क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजरता था, जहां फ्रांसीसी उपस्थिति ऐतिहासिक रूप से बहुत कम स्वागत योग्य और कहीं अधिक जोखिम भरी थी। और वही था जिसे पॉल ने नेतृत्व करने की जिद की। मूल रूप से पॉल ने सुरक्षा के लिए 200 से अधिक सशस्त्र सैनिकों को साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस विचार का विरोध हेनरी डुवेरियर ने किया, जो एक अनुभवी खोजकर्ता थे और मानते थे कि सूक्ष्मता बल से अधिक सुरक्षित होगी। हेनरी के पास तुआरेग लोगों के बारे में शायद कुछ अधिक रोमांटिक दृष्टिकोण था और उन्होंने तर्क दिया कि स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार ढली छोटी खोजी यात्राओं की सफलता की संभावना अधिक है। उन्होंने तुआरेग लोगों को सम्माननीय, शांतिप्रिय रेगिस्तानी लोग बताया। वास्तविकता में वे अपने क्षेत्र को लेकर बेहद संवेदनशील थे और अपनी भूमि की रक्षा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे, खासकर उपनिवेशवादी अतिक्रमण से। आखिरकार एक समझौता हुआ और अभियान आगे बढ़ा, लेकिन पॉल जितने लोगों को चाहता था उसके आधे से भी कम लोगों के साथ। लेकिन फिर भी इससे संतुष्ट होकर पॉल नवंबर 1879 में अल्जीरिया लौट आया और अपनी टीम इकट्ठा करने लगा। 25 जनवरी 1880 को यह समूह उत्तरी तट के पास कॉन्स्टेंटाइन से निकल पड़ा और लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित वोरगला की ओर बढ़ा। और अगर आकार की बात करें तो वह 600 किलोमीटर दूरी भी केवल अल्जीरिया के पार की कुल दूरी का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन किसी भी हाल में मुख्य समूह में 12 यूरोपीय, कुछ अल्जीरियाई सैनिक, स्थानीय ऊंट चालक और मार्गदर्शक शामिल थे। थोड़ा सा 1 महीने बाद वे वोरगला से रवाना हुए और रेगिस्तान में आगे बढ़े, घाटियों से होते हुए और छोटे छोटे कस्बों के पास से गुजरते हुए। असल में वोरगला से पहले ही वे सहारा रेगिस्तान के विशाल विस्तार में पूरी तरह प्रवेश कर चुके थे। अगर आप इस इलाके में गूगल स्ट्रीट व्यू पर क्लिक करेंगे तो अक्सर आपको हर दिशा में केवल विशाल रेत के टीले ही दिखाई देंगे। इसका पैमाना समझना वाकई बहुत मुश्किल है और यह हर दिन बेहद थकाऊ रहा होगा। इस लेखन के समय वोरगला में ही औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है और अंदर की ओर तो और भी ज्यादा। मध्य अप्रैल तक अभियान दल क्षेत्र की सीमा पर पहुंच गया था और उन्होंने वहां डेरा डाला, जो बाद में एक दुर्लभ मौसमी झील के रूप में पहचाना गया। यहीं से चीजें बिगड़ने लगीं। इस समय तक आपूर्तियां कम पड़ने लगी थीं और स्थानीय लोग शत्रुता के संकेत दिखा रहे थे। रेगिस्तान भी बेरहम था, इसलिए पॉल ने कठिन लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया कि वापस लौटना चाहिए। उत्तर की ओर वापसी 21 अप्रैल को शुरू हुई, लेकिन जाने से पहले पॉल ने समूह के पीछे तैनात कप्तानों को एक हैरान कर देने वाला नाटकीय आदेश दिया। उन्होंने उन्हें मूल रूप से यह आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो आखिरी आदमी तक लड़ें ताकि बाकी काफिला बचकर निकल सके, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तनाव अपेक्षा से कहीं अधिक था। सौभाग्य से तुआरेग ने हमला नहीं किया, चाहे वह संयम हो या रणनीति। उन्होंने फ्रांसीसियों को बिना किसी समस्या के जाने दिया। हालांकि वे पीछे हट रहे थे, पॉल ने स्थानीय तुआरेग प्रमुख को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अगले सर्दियों में लौटने का वादा किया। यह कूटनीति का प्रदर्शन था जिससे तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद अभियान 17 मई 1880 को वापस ओरगला पहुंचा, थका मांदा लेकिन सुरक्षित। यह पूरी तरह से आपदा नहीं थी, लेकिन यह वह विजय भी नहीं थी जिसकी पॉल ने कल्पना की थी। फिर भी मिशन ने इलाके और एक नदी के बारे में उपयोगी जानकारी इकट्ठा की थी, जो संभावित रेलवे मार्ग के रूप में आशाजनक लग रही थी। फ्रांसीसी सरकार के लिए यह दोबारा प्रयास करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था, जिससे पॉल को वह अधूरा काम पूरा करने का मौका मिला जिसे वह अपना मानते थे। पॉल ने भी कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि दूसरी यात्रा एक अधिक जटिल मिशन होने वाली थी और आधिकारिक रूप से यह शांतिपूर्ण थी, क्योंकि इसका उद्देश्य तुआरेग नेताओं के साथ बातचीत करना और शायद रेगिस्तान के भीतर एक स्थायी फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास स्थापित करना था। लेकिन जैसा कि कई उपनिवेशवादी मामलों में होता है, यह स्पष्ट है कि वास्तव में कोई भी नहीं मानता था कि यही इसका असली मकसद था। अघोषित लक्ष्य था खुद को स्थापित करना, व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना और इस क्षेत्र पर फ्रांस का दावा मजबूत करना। नवंबर 1980 में पॉल ने एक बार फिर से ओरगला से 90 से अधिक लोगों के समूह के साथ यात्रा शुरू की। उनकी टीम में इंजीनियर, अधिकारी, सैनिक, मार्गदर्शक और स्वयंसेवक शामिल थे, जिनमें से कई उत्तर अफ्रीकी स्थानीय लोग थे जिनके पास सैन्य अनुभव था। यात्रा सतर्क आशावाद के साथ शुरू हुई और 27 नवंबर को वे एक ओएसिस पर पहुंचे, जो पहली यात्रा से थोड़ा अलग रास्ता था। कुछ दिनों बाद अभियान एक प्रमुख सूफी धार्मिक नेता के नेतृत्व में एक कारवां में शामिल हो गया, इस आशा के साथ कि स्थानीय लोगों को यह संकेत मिले कि यह एक शांति मिशन है। हालांकि इसी समय स्थानीय जनजातियों के लोगों ने पॉल और अभियान के नेताओं को बताया कि तुआरेग क्षेत्र में प्रवेश करना मुसीबत ला सकता है, लेकिन पॉल ने इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। दिसंबर के मध्य तक अभियान तुआरेगों के गढ़ इंसलाह से 150 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया था।
इसके बाद पॉल ने स्थानीय तुआरेग प्रमुख को अभियान के आगमन की सूचना भेजी और जवाब के लिए 5 दिन तक इंतजार किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फिर अभियान आगे बढ़ा और उनका रास्ता ताड़ेमा पठार के किनारों से होकर गुजरा। वे प्राचीन रोमन खंडहरों के पास से भी गुजरे, जो कि दक्षिण की ओर रोमन साम्राज्य की सबसे दूर की यात्रा थी, और वहां से वे माली की सीमा की ओर बढ़े। इस बिंदु तक वे लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा केवल रेगिस्तान के बीच कर चुके थे। 16 फरवरी 1881 को वे बियर एल गोरामा नामक एक जलाशय पर रुके ताकि आराम कर सकें। उन्हें उस समय इसका पता नहीं था, लेकिन जब वे बियर एल गोरामा के पास पहुंचे तब तक उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। तुआरेग लोग फ्रांसीसियों के आगमन की तैयारी कर रहे थे। फ्रांसीसी लोग ओआरगला से निकलते ही रेगिस्तान में खबर फैल गई और तुआरेग योद्धाओं ने अभियान दल को खत्म करने की योजना बनाई। यहां तक कि ऐसा माना जाता है कि अभियान के कुछ अपने ही मार्गदर्शक तुआरेग को जानकारी दे रहे थे और समूह को शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में और गहराई तक ले जा रहे थे। जब तक वे वहां पहुंचे, लगभग 600 सशस्त्र लड़ाके कुओं के पास इकट्ठा हो चुके थे, फ्रांसीसियों का इंतजार कर रहे थे। तुआरेग अभियान का पीछा कर रहे थे, उनकी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे थे, उन्हें रेगिस्तान में और गहराई तक और सुरक्षा से दूर जाते हुए देख रहे थे। और पॉल अपने चारों ओर बढ़ती बेचैनी के बावजूद मानता था कि वह सुरक्षित है। उसने अपने आसपास के लोगों और इस विश्वास पर भरोसा किया कि तुआरेग नेतृत्व कभी भी अपने क्षेत्र में फ्रांसीसी मेहमानों के खिलाफ हिंसा की अनुमति नहीं देगा। जब वे पानी पर आराम कर रहे थे, तब पॉल ने मुख्य शिविर को पीछे छोड़कर अधिकारियों और ऊंटों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मार्गदर्शक ने उसे सुरक्षा की चेतावनी दी, लेकिन पॉल ने उसे नजरअंदाज कर आश्वस्त किया कि डरने की कोई बात नहीं है। कुआं मिलने के आधे घंटे बाद ही समूह को चारों ओर से घेर लिया गया। हथियारबंद तुआरेग लड़ाके चारों ओर से आ गए। वहां भगदड़ मच गई और कुछ ने ऊंटों से भागना चाहा, लेकिन डरे हुए ऊंट हिल तक नहीं रहे थे। और जो हुआ वह तेज और निर्मम था। पॉल और अभियान के पूरे नेतृत्व की हत्या कर दी गई। साथ ही लगभग 30 ऊंट चालकों की भी जान चली गई। यहां कोई नाटकीय बचाव नहीं हुआ, बस एक समूह था जो अचानक घिर गया और ऐसे दुश्मन ने उन्हें पछाड़ दिया जो इलाके और अपने लक्ष्य की कमजोरियों को अच्छी तरह जानता था। सिर्फ 10 लोग ही घात से बचकर भाग सके और तुआरेग लगभग पूरे अभियान के 250 ऊंट ले गए। बाकी लोगों को रेत में मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि भयावहता अभी खत्म नहीं हुई थी। मुख्य शिविर में बचे हुए लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है या उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। मुख्य शिविर में मौजूद लोगों के लिए गोलियों की आवाजें और दूर से आती चिल्लाहटें धीरे धीरे शांत हो गईं। जब यह समझ में आया कि क्या हुआ है, तो बचे हुए लोग अपनी स्थिति की सच्चाई को घूरते रह गए। हालांकि उनके शिविर पर अभी तक हमला नहीं हुआ था, लेकिन अब उनका कमांडर मारा जा चुका था और उनकी आपूर्ति बिखर चुकी थी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वे सहारा के बीचों बीच फंस गए थे। उनके पास कोई असली बचाव योजना नहीं थी। जब धूल बैठ गई तो लोगों को फिर से संगठित होने का समय मिला। जोसेफ डियानिस नामक एक व्यक्ति ने 56 बचे हुए लोगों की कमान संभाली, जिनमें केवल 4 फ्रांसीसी अधिकारी थे। उनके पास अब भी खुद का बचाव करने के लिए कुछ हथियार थे, लेकिन समस्या ये थी कि ऊंटों के बिना वे कुछ भी ले जाने में बहुत सीमित थे। इससे उन्हें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा कि वे अधिकांश बची हुई आपूर्ति को जला दें ताकि वह तुआरेग के हाथों में न जाए। उन्होंने भोजन और गोला बारूद को भी आपस में बांट लिया और मिशन के सिक्के भी आपस में बांट ली। सबसे मजबूत लोगों को वे कुछ पानी की मशकें दी गईं, जिनमें पानी बचा था, और समय की कमी और विकल्प न होने के कारण वे 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वॉर्गला की ओर पैदल चल पड़े। शायद यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि चीजें जल्दी ही बिखरने लगीं। तुआरेग, जिन्होंने पहले ही उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, अभी भी रुके नहीं थे। वे दूर से उनका पीछा करते रहे, जानवरों का शिकार करते और जो कुछ भी चुरा सकते थे चुरा लेते, जिससे बचे हुए लोग लगातार तनाव में रहे। भूख और प्यास भी जल्दी ही हावी हो गई और 22 फरवरी तक, यानी 1 हफ्ते से भी कम समय में, उनके पास लगभग खाना खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद वे सिर्फ खड़े रहने के लिए जो भी मिल रहा था वही खाने लगे। इसी दौरान कुछ मजबूत पुरुष आगे बढ़ गए, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई जानवर या पानी मिल जाए, लेकिन वे जल्दी ही रेगिस्तान में उनके लिए कुछ भी इंतजार नहीं कर रहा था। और फिर जब बचे हुए लोग शायद अपनी सबसे ज्यादा निराशा की स्थिति में थे, तो तुआरेग एक बार फिर लौटे, इस बार एक क्रूर लेकिन धोखेबाज हमले के साथ। फिर तुआरेगों का एक समूह आया और बचे हुए लोगों को दूध, मांस और फल बहुत ही ऊंची, लगभग जबरन वसूली जैसी कीमत पर देने की पेशकश की, लेकिन उस समय पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। बचे हुए लोग इतने हताश थे कि उन्होंने तुआरेगों से खाना स्वीकार करने के परिणामों के बारे में भी कभी नहीं सोचा। जैसा कि बाद में पता चला, उन खजूरों में जानबूझकर एक जहरीला पौधा मिलाया गया था जो मतिभ्रम, घबराहट और मौत का कारण बनता है। थोड़ी ही देर बाद जिन्होंने उन्हें खाया था वे जाहिर तौर पर पागल हो गए।
कुछ लोग चिल्लाते हुए लड़खड़ाने लगे, जबकि अन्य पागलों की तरह रेगिस्तान में भाग गए, अपनी बंदूकें ढूंढने लगे और जहर उनके फेफड़ों को जलाता रहा, जिससे वे हाँफने लगे। कुछ लोगों की उल्टी होने से जान बच गई, लेकिन ज्यादातर लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, जैसे मानो हालात इससे बुरे नहीं हो सकते थे। इसी दौरान तुआरेग ने फिर से हमला कर दिया। 3 गाइड जिन्होंने खजूर खाने से इनकार कर दिया था और इस पेशकश पर भरोसा नहीं किया, उन्हें पकड़ लिया गया और फिर उनके सिर काट दिए गए। एक संत जो अभियान के साथ गए थे, उनका भी ऐसा भयानक अंत किया गया कि उसे देखकर खुद तुआरेग भी दहल उठे। जैसे ही हमला अफरा तफरी में बदल गया, बचे हुए लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब एक मुख्य समूह बचा जो भागने में सफल रहा और उत्तर की ओर लड़खड़ाता हुआ चलता रहा। हालांकि जैसे ही वे अगली बस्ती में पहुंचे, वहां पहले से ही तुआरेग लड़ाकों की एक टुकड़ी उनका इंतजार कर रही थी और उन्होंने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। फिर एक लड़ाई छिड़ गई और जोसेफ मारे गए। एक बार फिर बचे हुए लोग बिखर गए और छोटे छोटे समूहों में बंट गए, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर समूह पर लगातार शिकार बनाए जाने का जबरदस्त दबाव था। वे एक दूसरे पर शक करने लगे कि शायद बाकी लोग खाना या पानी छुपा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जो थोड़ी बहुत अनुशासन बची थी, वह भी जल्दी ही खत्म हो गई। जैसे जैसे भूखमरी और थकावट हावी होती गई, वैसे वैसे भूख इतनी प्रबल हो गई जितनी इन लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह सब एक साथ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे लोग मरने लगे और बचे हुए लोग उन्हें दफनाने के लिए बहुत कमजोर हो गए, वैसे वैसे जो लोग जीवित बचे थे, उनके पास बहुत कम विकल्प रह गए। अंतिम जीवित फ्रांसीसी सैनिक सार्जेंट जोसेफ पोबेगुइन ने शुरुआत में उस अकल्पनीय स्थिति में गिरने का विरोध किया। जब अन्य सैनिकों ने मरते हुए एक अल्जीरियाई सैनिक को दया दिखाई, तो उन्होंने उसे जीवित रहने के लिए कुछ पेश किया, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि समय के साथ भूख ने जीत हासिल की और वह भी उनके साथ शामिल हो गया, और ज्यादा समय नहीं बीता कि वह भी मर गया और खा लिया गया। जो अभियान कभी गर्व से भरा अन्वेषण था, वह अब विश्वासघात और किसी भी कीमत पर जीवित रहने के एक दुस्वप्न में बदल गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बचे हुए लोग चलती फिरती कंकालों से ज्यादा कुछ नहीं रह गए थे। लेकिन 2 अप्रैल को 4 अल्जीरियाई सैनिक लड़खड़ाते हुए ओर्गला पहुंच गए। कुछ और लोग रास्ते में मिले, या तो रेंगते हुए या रेत में बेहोश पड़े हुए। 2 दिन बाद 11 और मार्गदर्शक रेंगते हुए शहर पहुंचे ताकि एक ऐसी कहानी सुना सके जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। उन्होंने घात, जहरीले खजूर, भयानक हमलों और रेगिस्तानी पागलपन के बारे में बताया, उन सब चीजों के बारे में जो उन्हें शहर की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए सहना पड़ा। महीने के अंत तक लगभग 1 दर्जन और जीवित बचे लोगों ने असंभव हालातों के बावजूद 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर ओर्गला पहुंचने में सफलता पाई थी। जब इस आपदा की खबर आखिरकार फ्रांस पहुंची, तो प्रतिक्रिया तुरंत और गुस्से से भरी हुई थी। अखबारों में बदले की मांग करते हुए सुर्खियां छा गईं। राजनेताओं ने भी मांग की। त्वरित सैन्य प्रतिशोध की मांग की गई तुआरेग के खिलाफ, और सहारा को एक बार और हमेशा के लिए जीतने के प्रयासों को फिर से शुरू करने की बात कही गई। जो कुछ हुआ था, उसकी क्रूरता ने उस राष्ट्र को झकझोर दिया जो अपनी औपनिवेशिक अभियानों को सभ्यता के महान कार्य के रूप में देखने का आदी हो गया था। हालांकि शुरुआती हंगामे के बाद लोगों की रुचि कम होने लगी। झटका धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह हिचकिचाहट ने ले ली। पॉल और उसके लोगों की मौत ने यह उजागर कर दिया कि फ्रांस को इस क्षेत्र के बारे में कितनी कम जानकारी थी और इसे नियंत्रित करने के लिए वह कितना अयोग्य था। ट्रांस सहारा रेलवे की योजनाओं को फिर चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रेगिस्तान में आगे की सैन्य अभियानों को टाल दिया गया और लगभग 20 वर्षों तक फ्रांसीसी लोगों ने मध्य सहारा को उपनिवेश बनाने के आक्रामक प्रयासों से पीछे हट गए। फिर फ्रांसीसी जनता ने असफल अभियान के लिए जल्दी ही किसी को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। हेनरी, वह खोजकर्ता जिसने नरम रुख अपनाने पर जोर दिया था और तुआरेग को महान और शांतिप्रिय बताया था, उसी पर सारा दोष मढ़ा गया। रेगिस्तान के लोगों के प्रति उसकी रोमांटिक सोच अब दुखद रूप से भोली प्रतीत होने लगी और प्रेस ने उस पर जमकर हमला किया। उसने अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए और अभियान किए, लेकिन अपराध बोध उसका पीछा करता रहा। 1892 में उसने अपनी मर्जी से सब कुछ समाप्त कर लिया और माना जाता है कि यह उसके अपराध बोध का परिणाम था। फ्लैटर्स के अभियान से जो कुछ बचा था, वे पहले हमले से पहले लिखे गए पत्र और कुछ बचे लोगों के बिखरे हुए बयान थे। विडंबना यह है कि वे पत्र ही दशकों तक फ्रांसीसियों के लिए मध्य सहारा के बारे में उपलब्ध कुछ एकमात्र विस्तृत जानकारी के स्रोत बन गए। आखिरकार यह अभियान अहंकार और उन लोगों व पर्यावरण को कम आंकने का सबक था जिन्हें आप नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, और फ्रांसीसियों के लिए यह उपनिवेशवादी हार का एक ऐसा क्षण था जिसे वे किसी गौरवशाली चीज में नहीं बदल सके।